हे फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है ब्लेम इट ऑन रियो, जो दो बहुत अच्छे दोस्तों के ऊपर आधारित मूवी है जो अपने अपने बेटियों के साथ वेकेशन पे आए हैं। लेकिन इनके साथ क्या नॉटी थिंग्स होती है ये आप इस वीडियो में भी जानोगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। मैथ्यू की शादी कैरन से हुई है और उन दोनों की एक बेटी है निकी। विक्टर मैथ्यू का कलीग और सबसे अच्छा दोस्त है। विक्टर तलाक के दौर से गुजर रहा है और उसकी बेटी का नाम जेनिफर है जो 17 साल की है। मैथ्यू और कैरन की भी शादी कुछ ठीक नहीं चल रही है। मैथ्यू को पता चलता है कि कैरन उनके साथ रियो नहीं आ रही है। मैथ्यू कहता है कि ऐसा क्या हुआ है हमारे बीच जो तुम रियो नहीं चल रही हो। कैरन इस बारे में कुछ नहीं कहती, बस इतना कहती है कि मैं सब कुछ सोचना चाहती हूँ हमारे शादी के बारे में, वो भी अकेले। मैथ्यू और विक्टर अपनी बेटियों के साथ रियो जाने का फैसला करते हैं और रियो पहुंच जाते हैं। वहाँ वो एक रिजॉर्ट में रुकते हैं। जेनिफर और निकी एक ही कमरा शेयर करते हैं। यह जेनिफर निकी से कहती है कि तुम्हारे पिता काफी कूल है। जेनिफर कहती है मुझे उन पर क्रश है और निकी भी कहती है मुझे भी। रिजॉर्ट में विक्टर को एक आदमी मिलता है जिसका नाम एडियोरा है। वो भी वेकेशंस पर आया है। वो सब मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। मैथ्यू बताता है कि उसने अपने वाइफ से बात की है। मैथ्यू कहता है कि उसे जरा सोचने के लिए टाइम चाहिए। इसमें एडियोरा कहता है कि इसी तरह मैंने भी अपनी बीवी को खो दिया था, वो काफी सोचती थी। विक्टर कहता है कि अपनी अपनी वाइफ्स को छोड़ो और यहाँ मजे करो। बीच पर विक्टर और मैथ्यू कई लड़कियों को टॉपलेस होकर देखते हैं। वो दोनों अपने बेटियों को भी दूर से देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो दोनों भी टॉपलेस है। उन दोनों को टॉपलेस देखकर दोनों डैड ऑकवर्ड सा फील करते हैं। एक शादी में लड़कियों को छोड़ने के बाद मैथ्यू और विक्टर एक पब में जाते हैं। वहाँ विक्टर मैथ्यू को लड़कियां दिखाता है जो अकेली होती है और मैथ्यू को उन लड़कियों से बात करने को कहता है और वो लड़कियां भी उन लोगों को लाइन दे रही होती है। विक्टर कहता है कि हम उन्हें कुछ ड्रिंक्स ऑफर करेंगे और उनके साथ मजे करेंगे। लेकिन मैथ्यू कहता है कि मैं अपने बीवी को चीट नहीं कर सकता, सो सॉरी। विक्टर कहता है कि इसे चीट करना नहीं कहते, इसे जिंदगी का स्वाद कहते हैं। विक्टर एक लड़की के पास चला जाता है और उसे देखता है और मैथ्यू को कहता है कि वो उसका वेट ना करे। मैथ्यू वापिस शादी में जाता है और वहाँ जेनिफर से मिलता है और वहाँ के रिवाजों के हिसाब से वो अपने कपड़े उतार के बीच में नहाने चल जाते हैं। वहाँ जेनिफर भी टॉपलेस होती है और वो दोनों धीरे धीरे पैशनेट किस करते हैं और निकी इन दोनों को देख लेती है। लेकिन मैथ्यू इस सिचुएशन को काफी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मैथ्यू कहता है कि वो उससे 20 साल बड़ा है, लेकिन जेनिफर मैथ्यू को सीड्यूस करने में कामयाब हो जाती है और जेनिफर मैथ्यू के साथ एक बीच पे इंटीमेट होती है। विक्टर उसी औरत के साथ होता है और वो औरत कहती है मेरा डिवोर्स होकर 12 दिन हो गए और मैं 12 दिनों में 12 मर्दों के साथ सोई हूँ और कहती है मैं ये सब बता कि तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती। और विक्टर कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। सब रिजॉर्ट में वापस आ जाते हैं और वहाँ जेनिफर मैथ्यू को किस करने उसके कमरे में आती है। मैथ्यू सोने का नाटक करता है और जेनिफर अपने उस पल को बिताए हुए अपने डायरी में लिखती है। अगले दिन विक्टर मैथ्यू से पूछता है कि तुमने लास्ट नाइट क्या क्या किया। विक्टर पूछता है कि क्या तुम किसी लड़की के साथ थे कल, लेकिन मैथ्यू नहीं बताता कि कल वो उसी की बेटी के साथ डमाडम कर रहा था। विक्टर कहता है कि वो इस बारे में ब्रेकफास्ट के दौरान बात करेंगे। मैथ्यू शेविंग कर रहा है और वहाँ जेनिफर आकर उसे किस करती है। मैथ्यू कहता है कि तुम पागल हो। जेनिफर भी उसे फिर से किस करने को लगती है, लेकिन मैथ्यू जोर देकर ये कहता है कि ऐसा दोबारा फिर नहीं होगा जैसा कल रात हुआ, वो बस एक वन नाइट मोमेंट था। जेनिफर कहती है क्या बस वो एक वन नाइट स्टैंड था। मैथ्यू कहता है नहीं, वो उससे कहीं ज्यादा था। जेनिफर उससे बस एक किस मांगती है और कहती है कि वो चली जाएंगी। मैथ्यू कहता है ओके, वो बस उससे एक छोटा सा किस करेगा, लेकिन वो बहुत बड़ा फ्रेंच किस हो जाता है। जेनिफर बाहर ब्रेकफास्ट करने आती है पर लेकिन निकी उसे देखकर चली जाती है। विक्टर जेनिफर से पूछता है कि तुम्हारे थोबड़े पे क्या लगा है। वो शेविंग क्रीम होती है जो मैथ्यू को किस करते वक्त लग गई थी। तभी वहाँ मैथ्यू आ जाता है और एक बर्ड वहाँ अंडा देकर चला जाता है। मैथ्यू कहता है कि ये एक फर्टिलिटी का साइन है। जेनिफर मैथ्यू का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। मैथ्यू काफी एम्बैरेस्ड हो जाता है। विक्टर जेनिफर से पूछता है क्या तुम्हें शादी में कोई अच्छा लड़का मिला, और वो कहती है हाँ, उसे एक अच्छा लड़का मिला। उसका इशारा ऑफ कोर्स मैथ्यू की तरफ था। जेनिफर नमक को फैलाकर उस पर आई लव यू लिखती है। मैथ्यू झट से उस नमक को फैला देता है। मैथ्यू और विक्टर मार्केट फ्रूट्स खरीदने जाते हैं और फिर वो घर आकर डिनर की तैयारी करते हैं और विक्टर मैथ्यू से पूछता है क्या तुम्हें लगता नहीं कि जेनिफर काफी पतली हो गई है। मैथ्यू कहता है नहीं तो वो तो परफेक्ट लगती है। बातों बातों में मैथ्यू को ये पता लगता है कि जेनिफर प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए पिल्स नहीं लेती, क्योंकि 1 साल पहले जब जेनिफर ने विक्टर से पिल्स लेने के लिए पूछा था तो विक्टर ने जेनिफर से कहा था तुम्हें जैसा ठीक लगे वो वैसा करे, और विक्टर ने जेनिफर से पहले ही ये कह दिया था कि अगर वो किसी लड़के के साथ लाइन क्रॉस करना चाहती है तो वो उसे सबसे पहले बताए।
मैथ्यू कहता है कि तुम ये चाहते हो कि वो किसी के साथ इंटीमेट हो रही हो, तो वो सब कुछ छोड़कर बीच में तुम्हें ये बताने आए कि वो किसी के साथ इंटीमेट हो रही है। विक्टर कहता है सेक्स करते वक्त नहीं, सेक्स के पहले। मैथ्यू कहता है कि बीच में फोन नहीं होते। विक्टर कहता है कि तुम कौन से बीच की बात कर रहे हो। मैथ्यू बात टालकर कहता है मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था। विक्टर कहता है मुझे यकीन है वो मेरा ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगी। वहाँ मैथ्यू की बेटी निकी अपने साथ एक लड़के को लेकर आती और वो लड़का मैथ्यू को हाय हेलो भी नहीं कहता। निकी बताती है डियागो एक आर्टिस्ट है। जेनिफर डिनर के दौरान मैथ्यू को सीड्यूस करती है और विक्टर के जाते ही मैथ्यू को आई लव यू कहती है। विक्टर बाहर जाने लगता है और मैथ्यू कहता है कि तुम जेनिफर को अकेला छोड़ के जा रहे हो। विक्टर कहता है क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो। मैथ्यू कहता है नो। विक्टर कहता है ठीक है तो फिर जेनिफर की बेबी सिटिंग करना। विक्टर के जाने के बाद जेनिफर मुस्कुराती है। मैथ्यू कहता है इसमें मुस्कुराने वाली कोई बात नहीं, हमारे बीच कुछ नहीं होने वाला। लेकिन कुछ समय बाद मैथ्यू और जेनिफर एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं, वो भी झूले में। अगले दिन सब लोग बीच पर होते हैं और जेनिफर जानबूझ के फूलों का गुच्छा पानी में फेंक देती है और चिल्लाती है और मैथ्यू दौड़कर जेनिफर के पास आता है, लेकिन जेनिफर उसे किस करने लगती है और मैथ्यू को एक लॉकेट पहनाती है। मैथ्यू कहता है कि ये क्या है, तो जेनिफर कहती है इसका मतलब कि तुम मेरे हो। जेनिफर मैथ्यू से कहती है कि वो अब उससे अंकल कहकर नहीं बुलाएंगे। जेनिफर पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। मैथ्यू कहता है हाँ, पर इसे एक सीक्रेट रखना। जेनिफर कहती है कि वो अभी कोई सीक्रेट नहीं रखना चाहती, वो अपने डैड को अपने रिलेशन के बारे में सब कुछ बताना चाहती है। मैथ्यू घबरा जाता है और कहता है वो मुझे मार डालेगा और कहता है कि वो तो उसे ऐसे ही बोल रहा था कि वो उसे प्यार करता है और वो अब जेनिफर के साथ टपाटप नहीं करना चाहता। तभी उन दोनों को निकी खाना खाने के लिए आवाज लगाती है। जेनिफर का मूड मैथ्यू की वजह से खराब हो गया। जेनिफर फिर से मैथ्यू के साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मैथ्यू इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। अगले दिन जेनिफर कॉफी लेने आती है और मैथ्यू से बात किए बिना अपने डैड के कमरे में चल जाती है और विक्टर को क्लू देने लगती है कि उसने किसी के साथ कांड किया है। वहाँ मैथ्यू उसके क्लू सुनकर घबराने लगता है और जेनिफर अपने डैड को काफी संकेत देने लगती है कि वो किसी के साथ बीच पर इंटीमेट हुई थी। जेनिफर मैथ्यू का नाम तो नहीं लेती है, लेकिन कहती है कि उसका एक बूढ़े और शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर है। विक्टर गुस्सा हो जाता है और वहाँ मैथ्यू अपना बैग पैक करने लगता है और खिड़की से भागने की कोशिश करता है, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण वो दरवाजे से जाने की कोशिश करता है। विक्टर उसे देख लेता है और पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैथ्यू कहता है कि वो वापस जा रहा है, उसे एक काम आ गया है, लेकिन विक्टर कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है यहाँ। विक्टर मैथ्यू की मदद से मिस्ट्री मैन का शिकार करना चाहता है। विक्टर कहता है जेनिफर तुम पर ट्रस्ट करती है, उसे बाहर लेके जाओ और उससे उगलवाओ कि वो आदमी कौन है। जेनिफर को लगता है कि मैथ्यू उसे डेट पर लेके जा रहा है और वो उसके लिए गिफ्ट तैयार करती है। वो खुद की एक नेकेड सेल्फी लेती है और मैथ्यू को सबके सामने वो फोटो देती है। मैथ्यू जेनिफर से अपने रिश्ते की बात खत्म करने की कोशिश करता है। जेनिफर कहती है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ने वाली। मैथ्यू कहता है कि वो अपने एज के लड़कों के साथ हैंग आउट कर रहा हो, लेकिन जेनिफर कहती है कि उसे लड़के पसंद नहीं है। मैथ्यू कहता है कि किसी को चांस तो देकर देखो। वो वहाँ बैठे लड़कों को जेनिफर को दिखाने लगता, लेकिन जेनिफर कहती है कि मुझे बूढ़े आदमी पसंद है और मैं भी जल्दी मरने वाली हूँ, देखो मेरी लाइफ लाइन कितनी छोटी है। मैथ्यू अपने पक्के दोस्त विक्टर को ये कहता है कि जेनिफर ने उसे कोई क्लू नहीं दिया। विक्टर कहता है कि मुझे एक बार उस आदमी का पता लग जाए, मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। मैथ्यू कहता है कि किसी को मारना समस्या का हल नहीं होता। वहाँ इड्यूरो भी होता है और वो भी कहता है कि वो भी मारपीट में यकीन नहीं करता, उसे तो टॉर्चर करना पसंद है। वहाँ निकी मैथ्यू से कहती है कि जेनिफर आपसे प्यार करती है, तो मैथ्यू कहता है आई नो, पहला प्यार भुलाना बहुत ही मुश्किल होता है। निकी कहती है आप उसके लिए पहले नहीं हो, आप जैसे हो वैसे रहो, वो आपको भूल जाएंगी। नेक्स्ट डे विक्टर को जेनिफर के कमरे से उसकी पर्सनल डायरी मिल जाती है, जिसमें उसने मैथ्यू के बारे में अपनी फीलिंग्स लिखी हुई होती है और उसके ब्लू आइज की तारीफ की होती है बिना उसका नाम लिखे। मैथ्यू अपने आइज छुपाने के लिए गॉगल्स पहन लेता है। नेक्स्ट सीन में जेनिफर एक मिडिल एज आदमी के साथ डांस कर रही होती है। विक्टर को लगता है कि ये आदमी वही हो सकता है। दो लड़कियां मैथ्यू को अपने साथ डांस करने के लिए स्टेज पर लेके जाती है और वो आदमी मैथ्यू के साथ डांस करने लगता है। मैथ्यू जब विक्टर के पास आता है तो उसे पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि ये वही आदमी हो सकता है। विक्टर कहता है पता नहीं, क्या तुम उसके साथ फिर से डांस करना चाहोगे। तभी वो आदमी वहाँ गाना गाने लगता है और विक्टर मैथ्यू से पूछता है कि ये इस गाने का मतलब क्या है। विक्टर को लगता है कि शायद ये वही आदमी है और वो उसे मारने लगता है। मैथ्यू उसके पास जाकर कहता है ये वो आदमी नहीं है, इसकी आंखें ब्राउन है। फाइनली मैथ्यू विक्टर को बता देता है कि उसका जेनिफर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप था। विक्टर उतना नहीं चिढ़ता जितना मैथ्यू को उम्मीद थी। विक्टर पूछता है ये सब कैसे हुआ। मैथ्यू कहता है कि उस दिन किसी की शादी थी, प्यार हवा में था और तुम रियो को ब्लेम कर सकते हो क्योंकि उस रात रियो की हवा ही मदहोश थी। विक्टर पूछता है उससे कि अब तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो।
मैथ्यू कहता है कि वो उसका फ्रेंड है, लेकिन विक्टर कहता है अगर तुम मेरे फ्रेंड होते तुम ऐसा नहीं करते। विक्टर जेनिफर और मैथ्यू के ऊपर नजर रखता है। मैथ्यू जेनिफर को बालकनी के रास्ते नीचे आने को कहता है और कहता है कि उसने विक्टर को सब कुछ बता दिया। जेनिफर कहती है कि उसे मैथ्यू पर प्राउड है। मैथ्यू कहता है कि तुम अकेली एक इंसान हो जिसे मुझ पर प्राउड है। मैथ्यू जेनिफर से अपना अफेयर खत्म करने की बात करता है। तभी वहाँ किसी की कार आ जाती है और मैथ्यू और जेनिफर वहाँ छुप जाते हैं। मैथ्यू कहता है कि वो इन सब कारनामों के लिए काफी बुढ़ा है। वहाँ निकी अपने पापा को जेनिफर के साथ देख लेती है और अपने मॉम को कॉल करके ये कहती है कि पापा को आपकी जरूरत है। नेक्स्ट डे विक्टर अपना सामान पैक करके रियो से जाने की कोशिश करता है और मैथ्यू उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो जेनिफर के लिए पागल है। विक्टर कहता है क्या तुम अभी उसका हाथ मांगने आए हो? इसके लिए तुम्हें अपने वाइफ की परमिशन लेनी पड़ेगी। तुम लोग चाहे तो जेनिफर को अडेप्ट भी कर सकते हो। तभी वहाँ कैरन आ जाती है और मैथ्यू कैरन को बता देता है कि उसने उसे धोखा दिया है। विक्टर कैरन से कहता है कि अभी पंच लाइन आनी तो बाकी है। कैरन उस लड़की का नाम पूछती है। मैथ्यू जेनिफर का नाम बता देता है। कैरन कहती है वो स्वीट लिटिल गर्ल। मैथ्यू कहता है यस। कैरन जेनिफर को गाली देती है और विक्टर कहता है कि अपनी जबान संभाल के कहो, वो मेरी बेटी है। कैरन विक्टर से कहती है कि तुमने ऐसा होने कैसे दिया? मैथ्यू कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम उससे प्यार करती। विक्टर कहता है कि तुम्हें कैसे पता? उसे लगता है कि वो कैरन के बारे में बात कर रहा है। वहाँ जेनिफर आकर एक नोट छोड़कर चली जाती है। मैथ्यू को कैरन के साथ विक्टर का संबंध होने का पता चलता है और मैथ्यू कहता है तभी तो कैरन रियो ना आने पर तुम सबसे ज्यादा दुखी लग रहे थे। निकी वहाँ आती है और उस नोट को पढ़ती है। जेनिफर बर्थ कंट्रोल पिल्स ज्यादा मात्रा में खाकर आत्महत्या करने की कोशिश करती है लेकिन बच जाती है। ये घटना सभी बिछड़े दोस्तों को एक कर देती है। हालांकि मैथ्यू और विक्टर एक दूसरे के कांड पर आपत्ति जलाते रहते हैं। वहाँ रिजॉर्ट पर मैथ्यू के लिए कैरन और जेनिफर दोनों भी दरवाजा नहीं खोलती। मैथ्यू को विक्टर के साथ कमरा शेयर करना पड़ जाता है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं और थोड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में वेटर के सामने हो जाते हैं। वहाँ जेनिफर एक स्वीट से लड़के को डेट करती है जो कि उससे अस्पताल में एडमिट होने के दौरान मिली थी और वो अपने डैड से कहती है कि वो 1 वीक और यहाँ रहना चाहती है। विक्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि लॉरेन 21 साल का होता है। जेनिफर मैथ्यू के पास आकर कहती है कि जो उसने उसके साथ टाइम स्पेंड किया वो एक ब्यूटीफुल ड्रीम था और वो मैथ्यू से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। विक्टर कैरन से कहता है कि क्या वो दोबारा उसके साथ हैंग आउट कर सकता है। कैरन मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारी जीभ ज्यादातर किसी के लिए भी खुल जाती है। कैरन और मैथ्यू अपनी मैरिड लाइफ पर काम करने का फैसला करते हैं और एक बार फिर दोबारा वेकेशन पर बाहिया जाने का फैसला करते हैं। जेनिफर फिर से मैथ्यू को अंकल करके बुलाती है और विक्टर निकी को थैंक्स कहता है। निकी कहती है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। विक्टर कहता है कि चलो कोई तो है जिसने कुछ नहीं किया और आखिरी मोमेंट में सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। आखिरी में मैथ्यू कहता है कि आप सिर्फ एक बार जीते हो लेकिन आप अगर 2 बार जवान हो जाते हो तो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में मदद करती है और इसी तरह ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। मिलूंगा ऐसे एक वीडियो के साथ। सो टिल देन बाय बाय।